Assalamu alaikum everyone. I welcome you all once again to the Society of Free Educators. This is the session number 22 from Communication Skills Development and Learning class. Let's have a quick recap of what we have learned earlier. We understood there are 5 different uses of the phrase break, and then we understood there are 4 ways to use the word just. The word just means morally fair or correct, and there are just also means exactly, just also means only one, and there is one more meaning which I've learned in the last class, the previous class. And after that, in the business English section, we have understood how to make an apology in a formal as well as in an informal way. And then the word root analysis of the word duck, dine, dis, and ego. After that, we continued our session of grammatical English with direct, indirect speeches and their conversions. So today, coming to the first part, that is verbal skills, we will understand the difference between because, as and since. अ, देखो ये जो है ना बिकॉज एज और सिंस ये सबसे बड़े मिसकंसेप्शंस में से एक है हम एशियन सब कॉन्टिनेंट की इंग्लिश का, क्योंकि हम ये देखते नहीं है कि कहाँ पर बिकॉज लगेगा, कहाँ एज लगेगा और कहाँ सिंस लगेगा। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। द कप ब्रोक बिकॉज यू वर अनेबल टू ग्रैब इट। कप टूट गया क्योंकि तुम उसको पकड़ नहीं सके ठीक से। द कप ब्रोक एज यू वर अनेबल टू ग्रैब इट। कप टूट गया क्योंकि तुम उसको पकड़ नहीं सके ठीक से, और कप ब्रोक सिंस यू वर अनेबल टू ग्रैब इट। तो इसका भी ट्रांसलेशन यही ऐसा सेम ही कुछ बनता है कि कप टूट गया क्योंकि तुम उसको ठीक से पकड़ नहीं सके। But grammatically, because, as, and since, these are very different to each other. And there is one more thing. एक तो ग्रामेटिकल डिफरेंस है इन तीनों का, और उसके बाद इसको यूज करने का तरीका भी बहुत अलग है जो हम लोग नहीं समझते, क्योंकि इनकी ट्रांसलेशन लगभग सेम है। बिकॉज, एज और सिंस की ट्रांसलेशन लगभग सेम है, इसलिए हम इसको यूज भी सेम तरह से करते हैं, और मेजोरिटरीली हम इसको बहुत गलत यूज करते हैं। तो आप में से कौन बता सकता है कि इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है? किसी को आइडिया है? मैं ओपनली बोलता हूँ, 2 सेंटेंसेस ग्रामेटिकली गलत है, ट्रांसलेशन तीनों की एक ही है, कहने का भाव भी एक ही है, कॉन्टेक्स्ट भी सेम है, बट ग्रामेटिकली 2 गलत है, 1 सही है। एनीवन नोस? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। बिकॉज, अब बिकॉज जो है, this is used when you focus on the reason of something. It focuses on the reason of something. तो ये जो सेंटेंस है, द कप ब्रोक बिकॉज यू वर अनेबल टू ब्रेक इट, इसमें फोकस जो है वो है यू वर अनेबल टू ब्रेक इट। ठीक है, इसमें फोकस कप के टूटने पर नहीं है, कप के टूटने के रीजन पर है। तो जहां पर भी आपको किसी चीज का रीजन देना है, वहां पर आप बिकॉज वर्ड यूज करोगे। यू आर हेयर बिकॉज यू वांट टू लर्न इंग्लिश। आप लोग यहाँ हैं क्योंकि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। दे वोंट हेयर दे वोंट बी हेयर बिकॉज दे आर ऑन हॉलीडेज। वो लोग यहाँ नहीं है क्योंकि वो छुट्टियों पर हैं। तो ये जो सेंटेंस है, दे वोंट बी हियर बिकॉज दे आर ऑन हॉलीडेज, इस सेंटेंस में मेन फोकस है दे आर ऑन हॉलीडेज। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है, बस ये पता लगता है कि वो छुट्टियों पर है, इसलिए वो यहाँ नहीं है। तो रीजन क्या है यहाँ उनके नहीं होने का? वो है कि वो छुट्टियों पर है। आपके यहाँ होने का रीजन क्या है? कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इसलिए हम द वर्ड बिकॉज यूज करते हैं। जबकि एज और सिंस इसलिए यूज किया जाता है जब हम किसी चीज का रिजल्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, दिस फोकस ऑन द रिजल्ट ऑफ समथिंग रेदर देन द रीजन ऑफ इट। तो अब जैसे ये ना, द कप ब्रोक बिकॉज यू वर अनेबल टू ग्रैब इट, ये बहुत लॉजिकली सही सेंटेंस बनता है। क्यों? इसका इसमें रीजन है कि आप उसको पकड़ नहीं सके, और रिजल्ट है वो टूट गया। तो फोकस किस पे कर रहे हो आप? एज अगर यूज करोगे तो उसके टूटने पे फोकस करोगे, और अगर सिंस यूज करोगे तो भी उसके टूटने पे फोकस करोगे। लेकिन अगर आप बिकॉज यूज करोगे तो आप उसके रीजन पे फोकस करोगे, जो कि है कि आप उसको पकड़ नहीं सके। और अगर आप मेन क्लॉज को, ये जो है ना द कप ब्रोक, ये मेन क्लॉज है, और बिकॉज यू वर अनेबल टू ग्रैब इट, या एज यू वर अनेबल टू ग्रैब इट, या सिंस यू वर अनेबल टू ग्रैब इट, ये बिकॉज क्लॉज है जिसमें आप रीजन दे रहे हो।
तो यहाँ से आपको अब आइडिया हो जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। एग्जाम्पल है, आई होप अहमद हैज बॉट द बुक एज आई वांट टू बोरो इट। अब इसमें जो एज क्लॉज है वहां पर मेन फोकस है, क्योंकि यहाँ पर मेन फोकस है कि यू वांट टू बोरो दैट बुक, आप वो किताब उधार लेना चाहते हो, तो इसलिए आप उम्मीद करते हो कि अहमद वो किताब लाया है। ठीक है, तो आई होप अहमद हैज बॉट द बुक एज आई वांट टू बोरो इट। एक और एग्जांपल है इसकी, नूडल्स आर पॉपुलर सिंस दे आर इजी टू कुक। अब मेन फोकस क्या है, देखो नूडल्स पॉपुलर हैं क्योंकि वो बनाने में इजी है, तो मेन फोकस है दे आर इजी टू कुक, उनकी कुकिंग की इजीनेस पे मेन फोकस है और इसी फोकस की वजह से वो पॉपुलर हैं। अब एक चीज और है, अगर हम बिकॉज क्लॉज को या एज क्लॉज को या सिंस क्लॉज को पहले यूज करें, बिकॉज दे आर ऑन हॉलीडेज, तब हम कॉमा का यूज करते हैं, कॉमा दे आर नॉट हेयर। वैसे ही एज आई वांट टू बोरो द बुक, कॉमा आई होप अहमद हैज बॉट इट। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि फोकस कैसे कहाँ पर हो रहा है। और फिर है सिंस नूडल्स आर इजी टू कुक दे आर पॉपुलर। अब ये सारा देखकर कौन बताएगा कि ये बिकॉज एज और सिंस के जो पहले 3 सेंटेंसेस थे इसमें से कौन सा तो गलत है और कौन सा सही है। मरियम? First one is right. ओके, क्योंकि रीजन जो है वो उस पे जा रहा है ना कि हम उसे पकड़ने में वो हो गए। हाँ सही है। सो आई थिंक दिस इज ओके, दिस इज रक्षंदा, वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सो द फर्स्ट सेंटेंस द कप ब्रोक बिकॉज यू वर अनएबल टू ग्रैब इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि फोकस इस सेंटेंस में उस कप को ना पकड़ने पर है, और द कप ब्रोक जो मेन क्लॉज है उस पर फोकस नहीं है। अगर मेरे को द कप ब्रोक एज यू आर अनेबल टू ग्रैब इट, अब ये गलत है, और ये भी गलत है, द कप ब्रोक सिंस यू आर अनेबल टू ग्रैब इट। लेकिन अगर मेरे को इसको एज और सिंस यूज करके सही से बोलना हो तो कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा इसको एज द कप ब्रोक यू आर अनेबल टू ग्रैब इट, या फिर सिंस द कप ब्रोक फुल स्टॉप यू वर अनेबल टू ग्रैब इट, या कॉमा यू वर अनेबल टू ग्रैब इट। तो मैं इसको इस तरह से फोकस शिफ्ट कर सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ किया, एज आई वांट टू बोरो द बुक आई होप अहमद हैज बॉट इट। तो यहाँ पर भी फोकस मेरा बोरो द बुक पर ही है जैसे यहाँ पर था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वर्बल स्किल्स, बोर्ड वर्सेस बोरिंग। और ये भी बहुत बड़े लेवल पे हम गलत करते हैं, जहां पर हमने वर्ड बोरिंग यूज करना होता है हम बोर्ड यूज करते हैं, और जहां बोर्ड यूज करना होता है हम बोरिंग यूज करते हैं। अब है क्या ये दोनों है एडजेक्टिव्स। ठीक है, सो बोथ द वर्ड्स बोर्ड एंड बोरिंग आर एडजेक्टिव। और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो ईडी से भी खत्म होते हैं और आईएनजी से भी खत्म होते हैं, जैसे इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग, सरप्राइज्ड और सरप्राइजिंग, एक्साइटेड और एक्साइटिंग। और उसी तरह हम देखते हैं बोर्ड और बोरिंग। अब आई वॉज फीलिंग बोर्ड बिकॉज द लेसन वॉज बोरिंग, तो मैं बोर महसूस कर रहा था क्योंकि लेसन बोरिंग है। ठीक है, तो बिकॉज द लेसन वॉज बोरिंग, अब यहाँ से पता लगता है बिकॉज क्लॉज में द लेसन वॉज बोरिंग, तो लेसन जो है वो बोरिंग है, सो द लेसन इज द रीजन ऑफ व्हाई यू फेल्ट बोर्ड या व्हाई आई फेल्ट बोर्ड। तो यहाँ से पता लगता है कि जो ईडी वाले एडजेक्टिव्स होते हैं वो फीलिंग होते हैं, और जो आईएनजी वाले एडजेक्टिव्स होते हैं वो उन फीलिंग्स का रीजन होता है। जैसे इसको देखते हैं, ईडी एंडिंग्स डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स, whereas id endings describes the reason you have describe the reason you have that feeling for। ठीक है, just give me 1 second guys, 1 second। Thank you for waiting। now if something is see, एक और सेंटेंस हम देखते हैं, if something is tiring I am tired। अगर कोई चीज थकाने वाली है तो मैं थक जाऊंगा। सो आईएनजी
is the reason, whereas ed is the feeling. ठीक है, ये समझ आया? अब वैसे ही है, if something is relaxing I am relaxed, उसी तरह if something is surprising I am surprised, और उसी तरह if something is exciting I am excited. So is it clear to everyone कि ed और ing का क्या चक्कर है, कि एडजेक्टिव जो ed से खत्म होते हैं और ing से खत्म होते हैं उनमें फर्क क्या है और कहाँ यूज करने हैं? See, whenever you want to describe a feeling you have to enter adjective with ed, and whenever you have to describe the reason for that feeling you have to end it with ing. तो जो भी एडजेक्टिव ing से खत्म होगा वो फीलिंग का रीजन डिस्क्राइब करेगा, और जो भी एडजेक्टिव ed से खत्म होगा वो उस फीलिंग को डिस्क्राइब करेगा. इज इट क्लियर? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वर्बल स्किल्स. अब एक ऐसा फ्रेज जो किसी सिचुएशन के और खराब होने को एक्सप्लेन करे, वो क्या है? सी दिस पिक्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये पुराना ट्रेंड वापस आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता. तो ये क्या है? This is a mountain, okay, and this mountain has a it has steep slope, and this steep slope is also very slippery because बर्फ पड़ी है और ये दिख रहा है यहाँ से पानी जा रहा है नीचे. So this mountain has a very slippery slope, और जो phrase है that is also is very slippery slope. ठीक है, तो this phrase a very slippery slope describes a situation which is getting worse and ends up in disaster unless it is stopped. जस्ट लाइक ए स्लिपरी स्लोप. अगर आप यहाँ टॉप से स्लिप होते हैं तो अगर आप रुके नहीं तो ये डिजास्टर में ही खत्म होएगा. यहाँ से कोई बंदा स्लिप होएगा अगर वो रुका नहीं बीच में तो वो डिजास्टर में खत्म होगा, और सिचुएशन उसकी जैसे जैसे वो नीचे आएगा वो और बुरी बदतर होती जाएगी. इसीलिए ये जो फ्रेज है ये भी है स्लिपरी स्लोप. इसका हम एग्जांपल देखते हैं. आई हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय मंडे एज इट इज ए स्लिपरी स्लोप. अब यहाँ पे ये क्या है, मंडे डेडलाइन है प्रोजेक्ट की और उसको खत्म करना है. डे बाय डे उसके लिए सिचुएशन खराब हो रही है. एक और है, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट माय इनकम अदरवाइज इट इज ए स्लिपरी स्लोप फॉर मी. तो मुझे अपनी तनख्वाह या मुझे अपनी सैलरी या अपनी इनकम के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरी जिंदगी एक स्लिपरी स्लोप की तरह है, वो दिन ब दिन बुरी से बदतर होती जाएगी. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, कमिंग टू द बिजनेस इंग्लिश सेक्शन. आज हम देखेंगे प्रेज कैसे करते, तारीफ कैसे करनी किसी की, द लैंग्वेज फॉर प्रेजिंग समवन. तो पहला तो है वो वेल डन. ये बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन है. आई थिंक एवरीबडी यूजेस इट. द सेकंड इज यू वर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन एंड यू हैंडल्ड इट वेल. देखो, प्रेजिंग का ना कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, लैंग्वेज नहीं है. प्रेज आप किसी भी तरह कर सकते हो, चाहे फॉर्मल चाहे इनफॉर्मल, चाहे एक्सपेक्टेशन के साथ चाहे बिना एक्सपेक्टेशन के. और फिर एक है सो ग्रेट जॉब, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, या फिर यू रिमेन काम, फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल. अब जो पहला है वेल डन, ये बहुत फॉर्मल वे है और सबसे ज्यादा कॉमन वे है. वेल डन या एक्सीलेंट जॉब या ग्रेट जॉब, गुड जॉब, फेबरब्लास्टिक, इस तरह के वर्ड्स ये बहुत फॉर्मल है और बहुत कॉमन है. उसके बाद जो है यू वर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड यू हैंडल्ड इट वेल. ये तब है जब आपको कोई किसी की सिचुएशन बताए और आपको मालूम ना हो और बताए कि जब उसकी तारीफ करो. व्हेन समवन मेक्स यू प्रेज समवन एल्स एंड लेट्स यू नो हिज सिचुएशन. जब आपको उसकी सिचुएशन का मालूम नहीं है, अचानक से पता लगा कि उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया, तब आप ये फ्रेज यूज करोगे. अब एक है सो ग्रेट जॉब, आई एम रियली इम्प्रेस्ड. ये कब आप यूज करोगे? ये तब आप यूज करोगे व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग समवन एल्स टू फिगर आउट द सिचुएशन और टू डू समथिंग ग्रेट. अगर मेरे से एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी को कि मैं कुछ बड़ा कर सकूंगा या कुछ अच्छा कर सकूंगा और मैंने कर दिया, तो सामने वाला ऑब्वियसली इंप्रेस होगा, तब इस तरह का फ्रेज यूज होता है. और ये जो फ्रेज है यू रिमेन काम, फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल, ये एक फ्रेंडली या इनफॉर्मल वे है, और साथ ही एक एडवाइसिव वे है जिसमें आप एडवाइस भी कर रहे हो सामने वाले को कि आगे भी तुम ऐसे ही ठंड रखना, फ्रेंडली रहना, प्रोफेशनल रहना, बहुत बेहतरीन करोगे. So, is it clear to everyone? Okay. Coming to the word root analysis and pronunciation. तो पहला वर्ड है em या en, दूसरा erg
ERGO, then ESTH or AESTH, est or east, and then ethno. तो पहला देखते हैं हम EM या EN, ये है into, with, covered या cause. इन चारों में से इसका कोई एक मीनिंग हो सकता है, जैसे एम्पैथी. एम्पैथी का जो एक्चुअल डेफिनेशन है ना, वो होती है इंटेंशन टू फील लाइक अनदर पर्सन. लेकिन अगर आप इसको इनटू से रिलेट करते हो तो इसका है स्लिप इनटू समवन एल्स बूट्स, किसी और के जूते में पाँव डालना. मतलब कोई और जो सिचुएशन फील कर रहा है आप उसको फील करो, दैट इज एम्पैथी. एम्पावर इज पुट इनटू पावर एंड एनलार्ज इज मेक लार्जर. क्लियर? ओके. द सेकंड इज ERGO. दिस इज, देखो ERG या ERG, अर्ज या ergo, this is work. So ergonomics is the study of working environment, energy, yeah, the power to accomplish work. Ergonomy is the power to accomplish work. Ergonomics is the study of working environment, energy. कि किसी कल्चर में या किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंट्री में किस तरह का वर्किंग इन्वायरमेंट है और उसकी एनर्जी कैसी है, वो तेज है या कम है, दैट इज ergonomics. और दिस भी वर्ड के आगे नॉमिक्स लगता है, दैट मींस इट इज अ स्टडी. ओके. तो थर्ड है इसका, जिसकी में 1 सेकंड, देयर आर सम पीपल हु वांट्स टू जॉइन. थर्ड है एस्ट और एस्ट. ठीक है, ESTH और AESTH. अब ये जो है ना एस्थेटिक्स या एस्थेटिशियन, ये होता है मेनली ब्यूटी या सेंसेशन या फीलिंग्स के साथ रिलेटेड. तो एस्थेटिशियन इज समवन हु ब्यूटीफाइज. जैसे होम डेकोर एस्थेटिशियंस होते हैं, स्माइल एस्थेटिशियंस होते हैं, डेंटिस्ट स्माइल एस्थेटिशियंस होते हैं, या सलून में या ब्यूटी पार्लर्स में एस्थेटिशियंस अलग से होते हैं. फिर है एस्थेटिक्स. एस्थेटिक्स क्या है? एक ऐसी चीज जो सेंस ऑफ ब्यूटी से रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक्स. फिर काइनेस्थेसिया इज द सेंसेशन ऑफ बॉडीली मूवमेंट. ये जो काइनेस्थेसिया है ये बॉडीली मूवमेंट से रिलेटेड है. तो is there anyone who wants to ask something or shall we move further? Okay, we will move further with ethno. अब देखो ethno क्या है. ethno is race या people. race मतलब कौम, people मतलब कहाँ के हैं लोग. यहाँ पर people एक group of people है, ना के लोग. जैसे ethnic is pertaining to defined group of people. ये एक पर्टिकुलर एरिया के लोग हैं, उनका अपना कल्चर है और उनसे रिलेटेड जो कुछ होगा वो एथनिक होगा. जैसे हम वर्ड सुनते हैं ना, एथनिक वेयर, दिवाली पे एथनिक वेयर पहनो, ईद पे एथनिक वेयर पहनो, मतलब आप लोगों का एक अपना कल्चर है, उससे रिलेटेड जो भी चीज है वो एथनिक है. फिर एथनोसेंट्रिक इज फोकसिंग ऑन द एथनिसिटी ऑफ पीपल, कि लोगों की एथनिसिटी पे फोकस करना, उनकी रेस पे फोकस करना, उनकी कल्चर पे फोकस करना. और फिर एथनोलॉजी इज द साइंस ऑफ पीपल एंड रेसेस, के लोगों का और उनकी कौमों का या उनके रेसेस का स्टडी, साइंस जो है उसको एथनोलॉजी कहते हैं. तो किसी को पूछना है इसमें कुछ? ओके, कमिंग टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम फॉर्म्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे. अब जनरल रूल सबको मालूम है कि पास में जाना है, बैक बैक, जितना पीछे जा सके उतना पीछे जाना है, फर्दर फर्दर. और आज हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव इंपेरेटिव्स कैसे चेंज होंगे. पॉजिटिव इंपेरेटिव्स चेंज होते हैं टेल के साथ आप इंफिनिटिव लगाते हैं. जैसे किसी ने बोल दिया आपको शट अप, तो ही टोल्ड मी टू शट अप. या फिर किसी वर्ड आएगा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस बी क्वाइट, तो ही टोल्ड मी टू स्टे क्वाइट या ही टोल्ड मी टू बी क्वाइट. और गेट आउट, ही टोल्ड मी टू गेट आउट या ही ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट भी हो सकता है. फिर नेगेटिव इंपेरेटिव्स वो होते हैं जिसमें नॉट लगे. तो डोंट डू दैट अगेन इज ही टोल्ड मी नॉट टू डू दैट अगेन या नॉट टू डू इट अगेन. क्लियर है? ओके. Coming to the next one is imperatives as a request. जैसे please give me some money, please help me, please give me your assignment so that I can submit it on Monday.
या please take me to my home, I missed my cab. So he asked me to give him some money. Yeah, he requested me to give him a lift. He requested me to take me to my home. Yeah, he requested me to take him to his home. ठीक है, इस तरह से किसी को पूछना है इसमें कुछ? Okay, coming to the next part, that is time and place references. इनका कन्वर्जन कैसे होता है? Now चेंज हो जाता है then में, today चेंज होता है that day, here चेंज होता है there में, और this चेंज होता है that में. ये सबसे कॉमन है. अब इसके बाद आता है this week. This week हो गया that week में कन्वर्ट. टुमारो के लिए मल्टीपल है, जैसे द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, या फिर द डे आफ्टर. नेक्स्ट वीक है द फॉलोइंग वीक, द नेक्स्ट वीक या द वीक आफ्टर, और उसके बाद येस्टरडे. तो येस्टरडे कन्वर्ट होता है द प्रीवियस डे या डे बिफोर में. क्लियर है सबको? किसी को पूछना है इसके बारे में कुछ? ओके. एक है लास्ट वीक. लास्ट वीक चेंज होता है द प्रीवियस वीक या द वीक बिफोर में. देखो, एक चीज याद रखना, जब भी किसी चीज के साथ नेक्स्ट लगा होगा ना, तो आप उसमें द फॉलोइंग या आफ्टर ऐड कर सकते हो, और जिसमें भी लास्ट लगा होगा आप उसके साथ द प्रीवियस या बिफोर ऐड कर सकते हो. इसके अलावा अगो चेंज होता है प्रीवियसली या बिफोर में, और वैसे 2 वीक्स अगो इज 2 वीक्स बिफोर या 2 वीक्स प्रीवियसली. नाइट चेंज हो गया दैट नाइट में, लास्ट सैटरडे हो गया द प्रीवियस सैटरडे, द सैटरडे बिफोर, और वैसे ही लास्ट या नेक्स्ट सैटरडे हो गया द नेक्स्ट सैटरडे, द फॉलोइंग सैटरडे, द सैटरडे आफ्टर, या फिर दैट सैटरडे में. किसी को पूछना है इसके बारे में कुछ? Is there anyone who wants to ask something or wants to add something? Okay, so today is that day and this evening is that evening. जैसे today that day में convert होता है, वैसे this evening that evening में, this morning that morning में, this night that night में. किसी को पूछना है इसमें कुछ? Okay, I think इतना ही रखते हैं. We shall continue in the next session. Thank you guys. You have been very wonderful today. So we shall meet again in the next session and we shall complete this direct indirect thing. Okay. You guys have my number. You have my email address. You know my channel. कहीं पर भी पूछो अगर किसी को डाउट है, इधर व्हाट्सएप में और डायरेक्टली पिंग मी और कॉल मी इफ यू कैन. थैंक यू. बाय बाय.